नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। चलिए हम लोग सीटेट का अभ्यास प्रश्न पत्र करते हैं। आज से संस्कृत की दिक्कत खत्म। सारे प्रश्न हल कराएंगे, सारे प्रश्न आपको हल कराएंगे जो सीटेट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग प्रश्न पे आते हैं जो टेट सीटेट दोनों में पूछे जाते हैं। पहले उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे सीटेट पैटर्न के ही भी सारे प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो टेट सीटेट दोनों में आते हैं, जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। कई बार सीटेट में भी ये प्रश्न पूछता है, तो आपके लिए निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आगमन निगमन विधि व्याकरण विधि की सर्वोत्तम विधि है, लेकिन अगर आगमन निगमन नहीं दिया रहे तो आगमन होगा, लेकिन आगमन निगमन जब दोनों दिया रहेगा तो विकल्प सी सही हो जाएगा। हम लोग व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन निगमन विधि, सही उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न, कक्षा के बच्चों को उनकी आवश्यकताओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि कक्षा के बच्चों को उनकी आवश्यकताओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? शिक्षक हमेशा बच्चों की सहायता करता है, तो किस प्रकार आप सहायता करेंगे? तो विकल्प देखिए, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर। तो आपको पता है कि जहां दंड देने की बात आएगी वो गलत हो जाएगा। सूचना देकर याद याद करना भी अच्छा नहीं होता है। बच्चों के लिए तथ्यात्मक जानकारी भी नहीं देंगे और अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो हमेशा शिक्षक बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं कि बच्चे कैसे सीख सके। तो चलिए आगे विकल्प डी सही उत्तर होगा कि हम क्या करेंगे, बच्चों को अवसर देंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरे प्रश्न में है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? ये टेट 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो सुनना सुबोपली आप लोग जानते हैं, और संस्कृत में श्रवप्ले, जो कि श्रवण वाचन पठन और लेखन, इस प्रकार से श्रवप्ले होता है। तो आप देखिए श्रवण कौन है, सुनना इसमें है, तो ए भी सही है। अब सुनना ये दोनों में नहीं तो ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। और अब दोनों में सुनना है, उसके बाद वाचन। अब देखिए इसमें वाचन क्रम नहीं आ रहा है, तो ए कट गया, सही उत्तर सी हो जाएगा। सुनना बोलना यही दो देख लिए हम, फिर पढ़ना और लिखना, तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। तो मातृभाषा को सीखने के लिए सुबोपली श्रवप्ले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। दंडा, थोड़ा और नीचे करिए। दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? अब देखिए अन्वय शब्द आया है, तो अन्वय कहाँ के लिए उपयुक्त होता है? अन्वय शब्द आ गया है, अन्वय शब्द, दंडान्वय, खंडान्वय और खाली अन्वय आ जाए तो अन्वय आप कहाँ करते हैं? जब कोई श्लोक होता है तब आप अन्वय करते हैं। तो अब देखिए दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, लेखन शिक्षण। तो दंडान्वय विधि जो है, अन्वय शब्द से आप पकड़िए अन्वय कहाँ करते थे, तो काव्य शिक्षण में अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चौथे प्रश्न में सही विकल्प होगा काव्य शिक्षण। आइए आगे हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न है, बिल्कुल इनको रट लो, देख लो, समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप जहां देखेंगे समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। तो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन विधि हो सकती है? यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, और कैसी भाषा? मौखिक भाषा। इसको शब्द को पकड़ लीजिए, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होगा? ये क्या है? अनुलिपि। लिपि मतलब लिखना, तो ये कट जाता है, लिखना नहीं हो सकता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब लेख शब्द आ गया, यहाँ मौखिक भाषा की बात कर रहा है, तो प्रत्यक्ष विधि ये भी कट जाएगा।
प्रतिलिपि, प्रतिलिपि को आपको पता है कि एक ही वाक्य को कई बार लिखना, वो प्रतिलिपि कहलाती है। तो प्रतिलिपि भी कट गया। तो जब भाषा, मौखिक भाषा आप किस तरह से बोल सकते हैं? भाषण दे करके। तो प्रत्यक्ष विधि क्या हो जाएगी? भाषण। इस प्रकार विकल्प ए, भाषण में आप किसका प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखने की बात है नहीं। लिखने की बात इन सब में है, तो लिखना कट जाएगा। मौखिक भाषा, ये प्रश्न सही उत्तर होगा बिल्कुल भाषण। तो मौखिक भाषा के शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? भाषण। तो आज के बाद आप इतना अभ्यास हो जाएगा कि संस्कृत में जो अभ्यास किए रहेंगे उन्हीं में से प्रश्न आपको सीटेट में देखने को आएगा। और बता दें, आप सीटेट की प्लेलिस्ट में जा करके सारे अभ्यास प्रश्नों को और कुछ तथ्यात्मक विषयों को भी पढ़ सकते हैं संस्कृत सेवा 9 के अपने चैनल पे। और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आज से अभ्यास कार्य आपका प्रतिदिन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने। व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विकल्प देखिए, पांचवा प्रश्न लगाइए। पांचवा प्रश्न, थोड़ा और नीचे ले आइए। नहीं, और ऊपर। पांचवा, ये सातवां प्रश्न है, और नीचे पांचवा प्रश्न। हाँ, ये रहा पांचवा। पांचवा प्रश्न इसके नीचे, छठा प्रश्न उधर उधर लास्ट है, और ऊपर ले जाइए। ये रहा छठे प्रश्न में। हर्बर्टी पद्धति, पाठशाला पद्धति, सामान्यीकरण, विशेषीकरण। तो छठे प्रश्न में आपका प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण पद्धति का निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो व्याकरण, आप जान रहे हैं कि व्याकरण अनौपचारिक शिक्षा हो नहीं सकती है, क्योंकि आप घर पे व्याकरण नहीं पढ़ सकते हैं, जैसा कि बताया भी गया है। तो व्याकरण सामान्यीकरण नहीं है, हर्बर्टी पद्धति नहीं है, और व्याकरण विशेषीकरण भी नहीं है, क्योंकि व्याकरण को आप पाठशाला में ही जाके औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। व्याकरण को हम पाठशाला पद्धति, क्योंकि व्याकरण हम कहाँ सीखते हैं? पाठशाला। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण पद्धति को अन्य नाम से क्या कह सकते हैं हम? व्याकरण पद्धति। चलिए सातवां प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाली का रूप नहीं है? अब देखिए, निम्न में से कौन सा वाली का रूप नहीं है? परा, वैखरी, पश्यन्ति, उत्तमा। ये भी परा वाली, वैखरी वाली, पश्यन्ति वाली, ये सब तो वाली होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि रूप नहीं है। वाली का रूप नहीं है। उत्तम क्या है? गुण होता है। अधम, उत्तम, मध्यम, ये सारे क्या है? गुण होते हैं, आपके गुण होते हैं। तो उत्तम गुण जो है वाली का रूप नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर पूरी तरह से कौन सही हो जाएगा? विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न। पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? अब ध्यान से देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, ये कथन किसका है? अब क्योंकि कथन की बात है तो आपको इसको देखना पड़ेगा किसने कहा है। तो बेकन ने, बी एल.के. लिविस, सी क्रोनबैक, डी हॉलकॉस्ट। तो इसका सही उत्तर कि अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है क्या? पाठ्य पुस्तक। इन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। तो क्रोनबैक बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। क्रोनबैक जो कोना है, कोना, कोने में पाठ्य पुस्तक, कोने में पाठ्य पुस्तक मतलब पाठ्य पुस्तक अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है। कौन कहा कोने में पाठ्य पुस्तक?
ये ट्रिक से देख लीजिए, ये ट्रिक कोने, कोने से क्रोनबैक को ले लीजिएगा। कोने में पाठ्य पुस्तक, कोने में पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छा माना नहीं जाता इसलिए, लेकिन ये क्या कहे, क्रोने, क्रोनबैक, कोने से क्रोनबैक, पाठ्य पुस्तक कोने, क्रोनबैक। तो पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, यह कथन है क्रोनबैक का। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, काठिन्य निवारण का, लय युक्त सस्वर वाचन का। तो देखिए, गद्य शिक्षण में हम लोग अनुकरण वाचन भी करते हैं और काठिन्य निवारण भी साथ साथ करते चलते हैं और विचार विश्लेषण भी करते हैं हम लोग, लेकिन सस्वर वाचन हम लोग पद्य में करते हैं, काव्य में करते हैं। तो महत्व नहीं है, किसका महत्व नहीं है गद्य शिक्षण में? लय युक्त सस्वर वाचन, लय युक्त सस्वर वाचन नहीं किया जा सकता है गद्य में, इसलिए सही उत्तर होगा गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन का विशेष महत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। 10वां, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? द्योतक है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? ये यूपी टेट में भी पूछा गया था 2016 में, यूपी टेट के 2016 में ये प्रश्न आया था। तो अब यहाँ भी क्या कह रहा है कि श्लोक के एक एक पद के अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है, किस प्रणाली को बताता है, कौन प्रणाली इस पे काम करती है? आपको यही देखिए कि जब हम श्लोक कोई बोलते हैं तो उसका एक एक पद का पूरी तरह से व्याख्या करते जाते हैं, अर्थ बताते चलते हैं, तो तुलना नहीं करते हैं। वहां पे गीत एवं नाट्य प्रणाली का द्योतक नहीं है एक एक पद का अर्थ बताना। क्या जब हम अर्थ बताते हैं तो क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं, समीक्षा प्रणाली का द्योतक है? नहीं, क्योंकि हम अर्थ बता रहे हैं, समीक्षा नहीं कर रहे। हम अर्थ बता रहे हैं, एक एक पद का अर्थ बता रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। गीत एवं नाट्य प्रणाली हम नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ बता रहे हैं। तो हम सीधी बात है व्याख्या कर रहे हैं बच्चों से। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना, ये व्याख्या, विकल्प ए सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए शिक्षक को कहानी शिक्षण करते समय? देखिए, चित्र या मुखौटा के प्रयोग से बचना चाहिए, वार्तालाप से बचना चाहिए, हाव भाव के प्रदर्शन से बचना चाहिए, या पुस्तक के प्रयोग से या वार्तालाप से। आप देखिए, जब आप कहानी शिक्षण कर रहे होते हैं तो कहानी शिक्षण में आप चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी में तमाम तरह के नाटकीय चित्र को दिखा सकते हैं। मुखौटे का भी प्रयोग करके हम कहानी कथा का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र दिखा सकते हैं। और हाव भाव का प्रदर्शन भी करिए। आप कहानी में हाव भाव का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहानी रोचक नहीं होगी, इसलिए आपको हाव भाव का भी प्रदर्शन करना है। और वार्तालाप नहीं करेंगे तो कहानी सुनेंगे कैसे? कहने का मतलब है कि वार्तालाप भी कहानी के लिए जरूरी है। चित्र या मुखौटा का प्रयोग भी कर सकते हैं, हाव भाव का प्रदर्शन तो कहानी में होना ही चाहिए, लेकिन पाठ्य पुस्तक का प्रयोग से बचना चाहिए शिक्षक को। क्योंकि जब आप कहानी बच्चों को सुना रहे हैं, कुछ चीज दिखा भी रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे? पुस्तक पढ़ाएंगे, पुस्तक लेके दिखाएंगे, इसलिए पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। आप बताइए, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण सीखने की सामग्री, सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं। तो फ्लैश कार्ड शिक्षण सामग्री किसका है? दृश्य श्रव्य, श्रव्य, दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को दिखा सकते हैं,
लेकिन सुना नहीं सकते हैं। फ्लैश कार्ड कोई सुनाने की चीज नहीं है, एक कार्ड है, आप बच्चे को दिखाते चले गए, तो ये नहीं सही होगा। पहला प्रश्न कट जाता है आपका, क्योंकि ये श्रव्य नहीं है, दृश्य तो है। दूसरा बी, सुना जा ही नहीं सकता, फ्लैश कार्ड को दिखाया जाता है, ये भी कट जाता है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिखाया जाता है तो दृश्य तो सही ही है, ये भी कट जाएगा। सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी। तो फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री नहीं है। जल्दबाजी में उत्तर आपको नहीं देना है सीटेट में, आपको समझ के ही उत्तर को देना है। अब आप देखिए 13 नंबर प्रश्न को, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? आप बताइए, कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए। पहले आप, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, याद कर लेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का, अभिरुचि का। अब आप कहेंगे कि कंठाग्र करना, रटना, याद करना, ये तो अच्छी बात नहीं होती है। तो अब आप बताइए इसका उत्तर, तुरंत जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंठाग्र करने की बात कर रहा है, तो कंठाग्र ज्ञान नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति करेगा, श्लोकों को कंठाग्र करेगा, ये भी अभिव्यक्ति दूसरी चीज है, याद करना दूसरी चीज है। अभिव्यक्त मतलब हम किसी चीज को बोले, अपनी बात को व्यक्त रखें, ना कि याद करें, ये भी कट जाता है। आइए आइए, अभिग्रहण का, तो अभिग्रहण भी हम नहीं कर रहे हैं, हम कंठाग्र कर रहे हैं, ये भी कट गया। अभिरुचि का, छात्र अगर पढ़े हुए श्लोक, जो छात्र श्लोक को पढ़ा हुआ है, अगर उसको खुद ही स्वयं बिना कहे याद कर ले रहा है, तो उसकी रुचि है, उसकी अभिरुचि है, क्योंकि शिक्षक याद करने को नहीं कह सकता है। वो व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? अभिरुचि का है। तो विकल्प डी सही होगा, क्योंकि बच्चा अपने अभिरुचि के अनुसार उसको पढ़े हुए श्लोक को याद कर ले रहा है। 14 नंबर देखिए, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। जब छात्रों को उच्चारण का अभ्यास आप करा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कौन सा सहायक सामग्री ज्यादा उपयुक्त है, जो नीचे दी गई है। मोबाइल फोन उच्चारण का अभ्यास करा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप उच्चारण का अभ्यास कराएंगे तो सहायक सामग्री मोबाइल फोन नहीं हो सकती है, क्योंकि उच्चारण कैसे कराएंगे आप? फ्लैश कार्ड केवल दिखाया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। और रेडियो क्या है? रेडियो से आप सुन सकते हैं, रेडियो से केवल आप सुन सकते हैं। अभ्यास कैसे कराएंगे? अभ्यास अगर हम कोई चीज उच्चारण का है तो मैं लिख दिया, और उसको बार बार कोई चीज टेप रिकॉर्ड कर लिए हम, अब फिर बार बार उसको चालू कर दिए, वो बोलेगा, बच्चा भी उससे अभ्यास करेगा। इसलिए सही उत्तर होगा टेप रिकॉर्ड, क्योंकि रेडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे आप, फ्लैश कार्ड में आप उच्चारण नहीं कर सकते, मोबाइल फोन का ऑप्शन नहीं है, टेप रिकॉर्ड ही सही उत्तर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। अब आपको अच्छी तरह पता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। एक किस और अनुभव से तर्क की ओर, कहते हैं भैया नहीं, हमको जानकारी है कि जहां आए आगमन विधि है, जहां पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बाद में नियम। तो पूर्ण से अंश, ए भी नहीं, ए भी नहीं, सरल से कठिन भी नहीं, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन विधि को ही कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर। चलिए, सरल प्रश्न है, सबको मालूम है। आगे देखते हैं हम लोग। 16, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण कौन है? जब आप संस्कृत की शिक्षण कर रहे हैं तो दृश्य, यहाँ देखिए प्रश्न को देखिए आप, दृश्य उपकरण की बात कर रहा है। तो सिनेमा घर में जा करके तो हम दृश्य उपकरण नहीं कर सकते हैं, वहां मूवी तो हमें दिखाना नहीं है। एक दृश्य उपकरण ऐसे होने चाहिए जो शिक्षण में प्रयोग किया जाए। तो सिनेमा घर
सिनेमा में जाकर के हम शिक्षण में प्रयोग नहीं कर सकते। टेप रिकॉर्डर को सुना जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ग्रामोफोन जो भी है इसको भी सुना नहीं जा सकता, वो दिखाया नहीं जा सकता है। ये फ्लैश कार्ड है, इसको हम दिखा करके बच्चों के संस्कृत शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड सही उत्तर होगा। आगे चलिए। एक संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, किस विधि में? संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, तो किस विधि में एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा? आप बताएं। जब एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात आ गई तो प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा, समवाय विधि नहीं होगा, मूल्यांकन कर नहीं रहे। जब आप व्याख्या, इसके पहले भी देखे थे ना कि जब आप व्याख्या करते हैं तभी आप एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो 17 में विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा कि व्याख्या पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, सब कुछ बताता है। नीचे शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, अभी संस्कृत वाले भी प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न जो पूछे गए हैं कि इनको सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको विकल्प आप जाने रहिएगा। शिक्षणे नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता वर्तते या भवति। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। विकल्प देखिए आप, विकल्प ए छात्र की पारिवारिक आय की जांच के लिए, बी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, सी छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। शिक्षण में अपने नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। तो नैदानिक परीक्षा शिक्षण, अब आप देखिए, ये पारिवारिक आय की जांच से कोई तात्पर्य है भला? आप पारिवारिक आय की जांच करेंगे नैदानिक परीक्षण में, तो पूरी तरह से गलत है। अब यहाँ शिक्षण की बात हो रही है, ये स्वास्थ्य परीक्षण की बात करने लगे, ये भी पूरी तरह से गलत है। आपको विकल्प में ही सही उत्तर दिखने लगेगा। और जब आप भैया प्रतिस्पर्धा देख लिए तो सीधा कर देते हैं, प्रतिस्पर्धा हमको कराना ही नहीं है बच्चों में, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ही बचता है, विकल्प सी। क्या है? छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, हमको बच्चों की कमजोरियों को जानना है, तब उसका हम नैदानिक परीक्षण कर पाएंगे, तभी आवश्यकता होती है। जब हम उसके कमजोरी को पहले जानेंगे तब तो निदान करेंगे। इसलिए हमें बच्चों के कमजोरियों, विषयगत कमजोरियों को जानना है। अब आइए हम लोग देखते हैं 19, प्रश्न संख्या 19, कक्षा शिक्षण कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट। आपको क्लास के अंदर भी बताए थे कि क्या सबसे आवश्यक, एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री के रूप में क्या हो सकता है उपकरण? तो श्यामपट्ट होता है, आप जानते हैं। तो कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो सबसे आवश्यक सामग्री की बात किया है। बाकी तो सब आपको यूज आ सकते हैं, लेकिन सबसे यूज श्यामपट्ट होना सबसे जरूरी है। ये सब चीज सेकेंडरी है, लेकिन प्राथमिक रूप से श्यामपट्ट होना अति आवश्यक है। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न। अब आज से ये प्रश्न आपको नहीं भूलने चाहिए। लेखनस्य शिक्षणे प्रति लेखस्य तात्पर्यः अस्ति। लेखनस्य शिक्षणे प्रति लेखस्य तात्पर्यः अस्ति, इस तरह से आपको सीटेट में आएगा। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का क्या तात्पर्य है? आपको प्रतिलेख के बारे में बता दिया गया है। एक अंश होता है, उसी को बार बार नीचे लिखना, वो क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। तो पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना,
कहते हैं हाँ ये तो बात सही है, कुछ अंश को देख के हम लिखते हैं ये तो सही हो सकता है। आगे अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, ये तो श्रुतलेख में आ जाएगा, प्रतिलेख नहीं होगा। एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी श्रुतलेख इमला टाइप में हो जाएगा। स्मरण के आधार पर लिखना ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलेख देख करके ही लिखा जाएगा। एक अंश को पाठ्य पुस्तक से कुछ अंश को ले लिया जाएगा और फिर उसको लिखा जाएगा, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और एक क्रम आपके अभ्यास करने का जारी रहेगा। आज हम आपको 30 प्रश्न कराएंगे, इसके बाद फिर 50 प्रश्न का आएगा आपके सामने। चलिए फिर देखते हैं हम लोग 21 नंबर। छंदोबद्धता होती है गद्य पाठों में, पद्य पाठों में, नाटक पाठों में, कहानी पाठों में। तो भैया आप देख रहे हैं छंद की बात कर रहा है, तो छंद किसमें? गद्य में छंद होते नहीं, नाटक में छंद होंगे नहीं, कहानी में छंद होंगे नहीं, तो छंद होंगे कहाँ? छंद तो पद्य में ही होते हैं। तो हम लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे, सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? अब देखिए यहां नहीं है की बात कर रहे हैं कि अशुद्ध वाचन का कारण कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना के कारण नहीं है। प्रयत्न लाघव ये भी हो सकता है, क्योंकि अशुद्ध वाचन का कारण है। अगर वर्णों का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अशुद्ध बोलेंगे, और यहाँ अशुद्ध वाचन का कारण जो ना हो उसको ढूंढना है। कहने का मतलब वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होगा तो आप अशुद्ध बोलेंगे, लेकिन कौन कारण नहीं है आपको देखना। प्रयत्न लाघव, जैसे स्टेशन को टेशन, जल्दबाजी में डॉक्टर को डाक साहब, मास्टर को माफ साहब का देते हैं, ये प्रयत्न लाघव हो गया। इसलिए ये भी अशुद्ध वाचन में सहायक है, लेकिन सहायक न हो ऐसी सामग्री आपको देखना है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होगी तो भी आप अशुद्ध बोलेंगे, लेकिन सस्वर वाचन जो है ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो विकल्प डी सस्वर लय से शुद्ध अशुद्ध से मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे चीज अगर नहीं सही रहेंगे तो आपका वाचन अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अशुद्ध न सस्वर वाचन से अशुद्धता से संबंध नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विकल्प डी। अब निम्न, आप इसको पहले भी देख चुके हैं, अब देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है? जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, तो आप जो देखा भी जा सकता हो और सुना भी जा सकता हो। श्रव्य मतलब सुना जाना, दृश्य माने देखा जाना, तो चार्ट केवल देखा जा सकता है तो ये नहीं होगा। ग्रामोफोन केवल सुना जा सकता है, देखा इसमें आप क्या दिखाएंगे? टेप रिकॉर्डर केवल सुना जाता है, लेकिन टेलीविजन अगर है, जैसे अब आपके स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है, तो देखा और सुना दोनों जा सकता है। तो टेलीविजन एक श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों के रूप में प्रयोग की जा सकती है। चलिए 24 नंबर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय भाषाओं की जननी है, तो आप जान रहे हैं कि हम तो कहते हैं सभी भाषाओं की जननी स्वरभाषा जननी अस्ति। आपको पता ही है कि संस्कृत स्वरभाषा जननी अस्ति, तो इसमें बिना देखे बिना सोचे संस्कृत को मार देंगे। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए। आइए अब सीटेट के प्रश्न हम देखते हैं। मातृभाषा आधारित, फिर देखिए बहुभाषिकतावाद आ गया सीटेट। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकतावाद समर्थनम करोति यत्, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता या और भाषा को सीखने का समर्थन करता है, लेकिन किसके आधार पे? मातृभाषा के आधार पे और भाषाओं को सीखने का समर्थन करता है। जो कौन करता है इसमें आपको बताना है। सर्वे बालका आंग्ल भाषा माध्यमेन, अब देखिए ये मातृभाषा आधारित की बात कर रहा है और ये क्या कर रहा है? आंग्ल भाषा माध्यमेन।
ये तो पहले ही कट गया। जो मातृभाषा के आधारित दूसरी भाषा जाने वहां की बात हमें करना है। बी देख लीजिए, सर्वे बालिका हिंदी भाषा प्रथम भाषा रूपेण पठंती। तो अब यहाँ हिंदी भाषा को पहली भाषा के रूप में पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो ए भी कट जाता है। और फिर देखिए, सर्वे बालिका राज्य भाषायाम तेसाम। अब बताइए, राजभाषा की तो मैं बात ही प्रश्न में नहीं कर रहा हूं, तो राजभाषा क्यों आ गया बार बार? तो ए भी प्रश्न कट जाएगा। नीचे करिए। अब सर्वे बालकाः मातृभाषायां द्वितीय भाषायां वा तेषां विद्यालयी शिक्षाम आरभन्ते। सर्वे सभी बालक मातृभाषायां, देखिए यहाँ भी कहा था मातृभाषा आधारित, मातृभाषायां बहुभाषिकता में दूसरी भाषा और भाषा द्वितीय भाषायाम वा तेषाम, उनसे विद्यालय शिक्षा को आरंभ करते हैं। यही सही विकल्प है, विकल्प सी, क्योंकि मातृभाषा पहले जान लिए, उसके बाद अन्य भाषाओं को और भाषाओं को जान रहे हैं दूसरी भाषा को, तो विकल्प सी सही हो गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न। यदा बालाः तेषां परिवेशे दृश्यमानानां यदा बालाः तेषां परिवेशे दृश्यमानानां वस्तु घटना तथ्यानां विषये प्रष्टुम पूछता है। कह रहे हैं कि जब बालक तेषां परिवेश, अपने परिवेश का मतलब वो अपने परिवेश, उस परिवेश के बारे में जो देखा है, उस परिवेश के बारे में पूछता है प्रष्टुम, कि जो वो दृश्यमाना नाम देखा है, क्या वस्तु घटना तथ्यों को, उसके विषय में भाषां प्रयोक्तुम आरभन्ते, पूछना और भाषाओं का प्रयोग करके आरंभ करता है। तो ये क्या हो जाता है, भाषाया किम क्रिया अन्येभ्यः अधिकतरम प्रयोज्यते। भाषाया किम क्रिया, भाषा की कैसी क्रिया अन्येभ्यः दूसरे अधिकतरम प्रयोज्यते। तो अब देखिए विकल्प आप देख लीजिए। मान लीजिए कि अभी आप इसको नहीं समझ पाए, तो आप यहाँ से देखिए कि अगर बच्चा किसी परिवेश के बारे में जान गया, देखा सुना वस्तु घटना को, और उसके बारे में वो क्या करता है, प्रश्न करता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो सूचना दे रहा है? नो, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। कल्पना कर रहा है? नहीं हो सकता है। नियमनात्मक है? नियम भी नहीं है। स्वतः शोधात्मक, वो जो देखा तो वो खुद ही पूछ रहा है। बच्चा कहीं गया और ट्रेन के बारे में देखता है, तो कहता है कि अरे ट्रेन कैसे इतनी बड़ी है, इतने डिब्बे हैं चल रहे हैं, तो आप बताते हैं कि एक डिब्बे दूसरे डिब्बे से जुड़े होते हैं। तो बच्चे की सोचने की बात है। और वो गया और संगम देखा प्रयागराज में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ संगम क्यों कहते हैं? तब आप बताने लगे कि अरे यहाँ तो गंगा जी एक तरफ है और जमुना जी है, नीला जल हरा है, इसका सफेद जल है, ऐसा क्यों है? तीन तरह का बच्चा जब देखी हुई चीजों को आपसे पूछता है, तो स्वतः उसके अंदर बात आती है, तो उसे स्वतः शोधात्मक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक है, वो स्वतः आ जाता है जो प्रश्न बच्चे पूछते हैं। तो यही बात यहाँ कही है कि देखी हुई वस्तु घटना तथ्य के विषय में पूछ रहा है, तो किस प्रकार का वो भाषा के आरंभ कर रहा है, तो स्वतः शोधात्मक है, हो जाएगा। यही विकल्प सही है। आप लोगों के क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं हमारी क्लास है आपको कैसे लग रही है, और लाइक करते हैं, तो मोटिवेशन मिलेगा। हम ऐसे ही बहुत सारी आपके सामने कक्षाएं क्लास लेके आएंगे। मानव भाषाया अधोलिखितेषु कया विशेषतया मानवाः तेषां वस्तूनां विषये अपि वक्तुं शक्नुवन्ति याः तात्कालिकसमये स्थाने च न वर्तन्ते। अब देखिए यहाँ न वर्तन्ते की बात आ गई। मानव भाषाया अधोलिखित, मानव की भाषा, मनुष्यों की भाषा में निम्नलिखित
कौन सी विशेषता मानव तेषाम उनके वस्तुओं और विषयों को भी वक्तुम शक्नुवन्ति बोलने में समर्थ होता है। यह तात्कालिक समय स्थाने च न वर्तन्ते। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की वो क्या विशेषता होती है, क्या ऐसी विशेषता है कि वो अगर कहीं आप गए हो, आप गंगा सागर चले गए हैं, तीर्थराज प्रयाग चले गए हैं, उत्तराखंड मनाली चले गए, ऊटी चले गए, लेकिन वो कौन सा गुण है कि उस वस्तु स्थान के बारे में आप अगर चले आते तब भी आपके अंदर बना रहता है, वो चीज भूलता नहीं है। आप रात में सपने में भी देखते हैं कि ओ मैं तो ऊटी में हूँ, मैं तो गंगा स्नान कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलता है? आप उस समय तो वहां नहीं है, अब तो आप अपने घर आ गए हैं, तब कैसे पता चला आपको कि वो कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण वहां तात्कालिक समय स्थाने च न वर्तन्ते, न होने पर भी वहां की बातों को वक्तुम शक्नुवन्ति, वहां की बातों को आप बोल सकते हैं। तो संरचनात्मक स्वतंत्रता, ये संरचनात्मकता नहीं होगा, विवेकशीलता की बात नहीं है जी। किसी का अगर विवेक कम भी है तो भी वो कहीं जाएगा तो वहां की बातों को याद कुछ न कुछ जरूर उसको रहता है। बल्कि आगे विस्थापन, यादृच्छिकता क्या है? यादृच्छिकता अपने आप मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यादृच्छिक है, अथवा जिस जैसे आप करते हैं हो भी ना भी हो। तो यहाँ होने न होने दोनों की बात नहीं कर रहा है, न तो संरचनात्मकता हो रहा है, न विवेकशीलता की बात है वो कि आप जहां गए वहां की बात याद रहे, न तो होने न होने की बात नहीं कर रहा है कि हो भी सकता है या नहीं है, यादृच्छिक है, मतलब आप करें या ना करें। तो ऐसा भी नहीं होगा ही होगा, अगर आप कहीं गए तो उसकी याद आएगी ही आएगी। तो विस्थापनम एक कैसे, क्योंकि अब आप यहां से ध्यान दीजिए, तत्कालिक समय स्थाने, इसकी बात हो रही, स्थान की बात हो रही है, डिस एक करेक्टनेस की बात हो रही है, तो डिसकरेक्टनेस नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? अगर नहीं कर पा रहा है, शक्नुवंत या तत्कालिक स्थानीय च न वर्तनते, वहां पे नहीं है तो प्लेसमेंट, प्लेस माने स्थान, और स्थान की बात यहाँ भी कही गई है। तो आप इससे पकड़ लीजिए कि प्लेस यहाँ भी है और प्लेस यहाँ भी है। इस स्थान से इस प्लेस को पकड़ के आप सही उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटरीनेस ये हो नहीं सकता है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है, एक विवेकशीलता की बात, ये कुछ नहीं। जब हमको मिल रहा है यहाँ स्थान और हमें यहाँ भी प्लेसमेंट की बात मिल रही है, विस्थापन होता है। अगर साइंस में भी विस्थापन क्या है आप लोग देखे होंगे, तब मित्रों यहाँ आप इससे भी सही उत्तर कर सकते हैं। तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। चलिए, लेकिन कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि ये आपको कैसे क्लास लग रही है। अगर आप कमेंट में बताते हैं तो हम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित भावना से और अच्छी अच्छी चीजें ले आएंगे कि एक भी प्रश्न सीटेट में आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसे कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो मैं न कराऊं। चलिए आगे 28 देखिए, द्वितीय भाषा अध्यापने अधोलिखितेषु किम व्याकरण अनुवाद विधि न अस्ति। आपको हमेशा ध्यान देना है कि बात क्या कर रहा है, न अस्ति। द्वितीय भाषा के अध्यापन करने में अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए विकल्पों में से, जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होती है, व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होती है। तो अब देखिए, द्वितीय भाषया प्रत्यक्ष संप्रेषणम, द्वितीय भाषा प्रत्यक्ष संप्रेषणम, अय द्वितीय भाषा अध्यापन में कह रहे व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होती है। तो एक बात तो है कि प्रत्यक्ष अनुवाद विधि तो प्रत्यक्ष संप्रेषण में तो नहीं होती है, ये बात तो सही है। तदनंतर द्वयोः भाषयोः व्याकरण नियमानां तुलना, तो नहीं होता है, ये तो नहीं ही होता है कि भाषा माध्यमेन अधोलिखितेषु किम, नीचे लिखे हुए में भाषा अध्यापन के समय में
व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है, तो नहीं है ना, जरूर ध्यान दीजिए। तो प्रत्यक्ष संप्रेषण नहीं है, मतलब ए हो सकता है। अभी देखते हैं, भाषायाः कार्यात् तस्याः स्वरूपे अधिकतरम केंद्रीकरणम। ये तो अगर अगर आप अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं व्याकरण, तो उनके स्वरूप और का केंद्रीकरण अगर आपका ध्यान से हटा, तो समझिए ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। तो कहने के तात्पर्य है कि ध्यान फोकस होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि किसमें फोकस नहीं होगा अनुवाद विधि में, तो ये तो नहीं हो सकता है। प्रथम द्वितीय भाषयोः व्याकरण नियमानाम तुलना। अब ये यहीं से एक खाली द्वितीय भाषा के अध्यापन की बात कर रहा है, अब ये प्रथम द्वितीय भाषा की बात कर दिया। ये तो पहले ही कट गया कि मैं तो भैया केवल द्वितीय भाषा को जानने में, जो हमको नहीं आ रहा है उस भाषा को सीखने में अनुवाद विधि का प्रयोग नहीं होता है, वो बताना है। लेकिन आप प्रथम द्वितीय भाषा की बात करने लगे, ये गलत हो गया। आगे आइए, द्वितीय भाषायाः व्याकरण नियमानाम अधिगमः। द्वितीय भाषा व्याकरण नियमों को सीखना, ये तो होता ही है। हमको दूसरी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखेंगे तभी तो अनुवाद कर पाएंगे। तो ये भी लेकिन हमको क्या है, कौन नहीं है, तो कुल मिला के ए भी कट गया, ए भी है, ए भी है। अब नहीं है प्रत्यक्ष संप्रेषण, ए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न को आपको कराएंगे और आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि विकल्प से आप प्रश्न के उत्तर को ढूंढ लेंगे। अगर संस्कृत आपको कम आती है तो आज के बाद आप विकल्प से ढूंढना सीख जाएंगे। केवल विकल्प देखिए, जो प्रश्न में आपको मिल रहा है वही चीज आप विकल्प में भी देखेंगे तो उत्तर आप सही कर लेंगे। अब वाइगोत्स्की महोदय की बात करने लगे। वाइगोत्स्की महोदय, आपने पढ़ा है कि वाइगोत्स्की महोदय भाषा के बारे में बात किए हैं, पियाजे महोदय भाषा के बारे में बात किए हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये चीज तो पहले से रहता है बच्चे के अंदर। जेडडीपी अच्छी तरह से आपको जानकारी है कि अधोलिखितेषु किम क्रेफनस्य परिकल्पनाया, परिकल्पना की बात हो रही है। वाइगोत्स्की महोदयस्य जेडडीपी इत्यस्याम समानम वर्तते, समान परिकल्पना को समान बता रहे हैं कि होती है। इत्यस्याम समानम है, किसके समान है, नैसर्गिक परिकल्पना। नैसर्गिक जो स्वाभाविक है, तो इसका हमको परिकल्पना से मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो स्वाभाविक की बात हो गई है। प्रभावशाली फिल्टर परिकल्पना, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चे के अंदर पहले से वो चीज विद्यमान रहती है, अंदर पहले से वो रहता है। तो हम देखते हैं ये तो प्रभावशाली भी मतलब होने की बात होती है, न कि प्रभावशाली है कि कम प्रभावशाली है, ये भी बात नहीं होगी, स्वाभाविक की बात भी नहीं होगी। अनु निविष्ट परिकल्पना, निविष्ट मतलब हो गया इनपुट, इनपुट हाइपोथेसिस, ये सारी चीज जो इनपुट है रहती है, तो ये समानता हो सकती है। और अनुवीक्षण परिकल्पना मतलब मॉनिटर हाइपोथेसिस, तो अनुवीक्षण भी नहीं होगा। तो निविष्ट परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ये इनपुट हाइपोथेसिस जो है, निविष्ट परिकल्पना, ये वाइगोत्स्की महोदय की परिकल्पना के समान, जेडडीपी की समान होती है निविष्ट परिकल्पना। आगे चलिए 30 नंबर प्रश्न। डी, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे कुछ कथन हैं जो भाषा वैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार। अब कमिन कमिनस्य अन्योन्याश्रय परिकल्पनानुसारम अधोलिखितेषु किम अन्योन्याश्रितः वर्तते। अन्योन्याश्रित क्या मतलब हुआ, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, बिना एक दूसरे के सहारे के न चले, ऐसे चीजों को कहा जाता है अन्योन्याश्रित। तो अब हमें क्लियर हो गया कि अन्योन्याश्रित परिकल्पना, ऐसी परिकल्पना के अनुसार की बात हो रही है कि कमिंस महोदय किसको इनमें से जो नीचे दिए गए विकल्प हैं चारों,
इनमें से किसे बताते हैं कि अन्योन्याश्रय परिकल्पना अनुसारम, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित परिकल्पना के अनुसार कौन अन्योन्याश्रित हैं? निम्नलिखित विकल्पों में एक दूसरे के आधार पे कौन चलते हैं? तो तीसरे नंबर पे देखिए, अब चूंकि हम अपने दिमाग से इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें होने का आपको कह सकते हैं कि द्वितीय। अब देखिए यहाँ पहली बात आपको देखना है कि अन्योन्याश्रय परिकल्पना किसके अनुसार हमको बताना है, तो बताना है हमको कमिंस महोदय के अनुसार। द्वितीय भाषायां पठनम लेखनम च, प्रथम भाषायां द्वितीय भाषायां च मूलभूत अंतर्वैयक्तिकं कौशलम, द्वितीय भाषायाः अवबोधः परिणामः च, प्रथम भाषायां द्वितीय भाषायां च संज्ञानात्मक शैक्षणिक प्रावीण्यम। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज कि पहली बात, परिकल्पना के अनुसार एक दूसरे पे आश्रित कौन हो सकता है। पहली चीज तो जब हमको द्वितीय भाषा का पठन लेखन और प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के मूलभूत अंतर्वैयक्तिक से मतलब यहाँ कौशल की बात तो नहीं है, इसलिए कट जाती है। द्वितीय भाषा अवबोध परिणाम, तो यहाँ परिणाम की बात भी हमको नहीं करना है, हमको एक दूसरे के सहारे जो चल सकता है। थोड़ी देर के लिए हम पढ़ना लिखना तो कह सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं प्रथम भाषा पहली भाषा, हमको सब इनका कथन के अनुसार देखना है। तो कमेंट महोदय, वैसे द्वितीय भाषायाम पठनम लिखनम केवल एक भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, केवल द्वितीय भाषा की पढ़ने लिखने की। तो द्वितीय भाषा में पढ़ने लिखने एक दूसरे के, जहाँ पहली भाषा और दूसरी भाषा की बात आ जाए तो मातृभाषा से मैं दूसरी भाषा को सीखा तो एक दूसरे पे अन्योन्य आश्रित हो गई, ऐसी बातों को ये कर रहे हैं। तो इनके लिए विकल्प क्या हो गया, डी बिल्कुल सही है कि प्रथम भाषायाम द्वितीय भाषायाम च, पहली भाषा और दूसरी भाषा संज्ञानात्मक शैक्षणिक प्रावीण्यम, संज्ञानात्मक शैक्षणिक कुशलता एक दूसरे पर आधारित है। बिल्कुल, जब तक हम पहली भाषा और का और दूसरी भाषा का शैक्षणिक संज्ञान हमारे अंदर कुशलता नहीं होगी, हम नहीं सीख सकते हैं। इसलिए विकल्प डी सही होगा। वैसे भी अगर आपके दिमाग में कुछ दूसरा उत्तर आ रहा है तो मत करिएगा, क्योंकि इनके अनुसार जो ये कहे हैं वही माना जाएगा। तो ये कहे हैं कि प्रथम भाषा अच्छा है भी, एक दूसरी भाषा एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित है, तो विकल्प डी सही उत्तर होता है। और मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, और से बताइएगा। ऐसे ही आपको क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, और हम आपके लिए प्रतिदिन अच्छे अच्छे अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आएंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।